बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बड़ी मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजकल घर में भाई की शादी का मौजू ज़ेर बहस बना हुआ था। जब से भाई की नौकरी लगी थी तब से अम्मा बार बार यही कह रही थी कि अब बहुत मुनासिब वक्त है कि जुनैद की शादी कर दी जाए, जबकि भाई अभी इस बात के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अम्मा का कहना था कि शादी वक्त पर हो जाए तो बेहतर है। सारी जिम्मेदारियां साथ साथ पूरी होती रहती हैं और अगर वक्त ही हाथ से निकल जाए तो फिर ज़्यादा देर हो जाती है। अम्मा के अपने ही ख्यालात थे और मुझे तो इस बात की खुशी थी कि भाई की शादी पर अच्छे अच्छे जोड़े बनेंगे और इसके अलावा भाभी ब्याह कर जब घर आएगी तो इसके साथ भी घर में खूब रौनक हो जाएगी। हम चूँकि 3 ही बहन भाई थे, 2 बहनें और 1 भाई। मेरी बड़ी बहन की तो शादी हो चुकी थी और इसका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा था, जबकि भाई तब नौकरी नहीं करता था। इसकी पढ़ाई का 1 साल बाकी था। फिर जैसे ही भाई की पढ़ाई मुकम्मल हुई तो साथ ही उसे नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी और जैसे ही इसे मुनासिब सी नौकरी मिल गई तो अम्मा ने भी इसकी शादी में देर नहीं करना चाहिए। अम्मा का ये ख्याल था कि भाई जल्द से जल्द अपने घर बार का हो जाए और हम इसीलिए आजकल मुख्तलिफ लड़कियों को ज़ेर बहस ला रहे थे। उनमें से कुछ लड़कियां ख़ानदान की थीं और कुछ मेरी सहेलियां और इर्द गिर्द मोहल्ले की लड़कियां थीं, लेकिन अभी तक किसी एक लड़की पर इत्तेफाक नहीं हो सका था। इन्हीं दिनों में मेरी बहन के ससुराल में एक शादी की तकरीब आ गई। अम्मा का चूँकि जाना ज़रूरी था, इस वजह से मुझे भी एक मुनासिब सा लिबास तैयार करवा कर दिया है और मुझे भी अपने साथ लेके शादी में शिरकत के लिए पहुंच गई। मुनासिब सा फंक्शन था, बहुत अच्छा लगा। और वहीं पर अम्मा को भाई के लिए एक लड़की पसंद आ गई तो अम्मा ने वहीं पर भाई को भी दूर से दिखा दी। उन्होंने भी इसे ओके कर दिया और फिर मेरी बहन के साथ अम्मा ने बाकी सारे मामला तय किए और इसे कहा कि लड़की के वालिदैन से रजामंदी ले लो। अगर वो इस बात की ख्वाहिश का इजहार करें तो हम इनके घर रिश्ता ले चलते हैं। मेरी बड़ी बहन इस लड़की को जानती थी, इसने भी इसकी काफ़ी तारीफ़ की और कहने लगी, समदीन बहुत अच्छी लड़की है, ख़ानदान में इसकी बहुत तारीफ़ होती है। मुझे पहले इस बात का ख्याल ही नहीं आया। अब आपने तवज्जो दिलाई है तो मैं ज़रूर इसके माँ बाप से जुनैद के लिए बात करूँगी। अम्मा इस रिश्ते के लिए बहुत पुरुउम्मीद थी क्योंकि एक तो मेरी बहन ने ससुराल में अपना बहुत अच्छा मायार बनाकर रखा हुआ था। हर एक फ़र्द इसकी तारीफ़ करता था और हर एक की ज़ुबान पर इसका नाम होता था। ख़ानदान के लोगों को जोड़ रखना इसे आता था, इसीलिए अम्मा अपनी तरबियत पर मुतमईन थी। इसके अलावा भाई अब अच्छा कमाने लग गया था और अम्मा को इस बात की भी बेफिक्री थी कि लड़के की नौकरी अच्छी है। देखने में भी वो खूबसूरत था और वैसे भी वो लोग भी हमारी तरह ही के थे। इस शादी से आने के बाद कुछ दिन तो अम्मा ने सब्र किया और फिर एक दिन दोबारा मेरी बड़ी बहन को फ़ोन कर दिया और कहा कि तुमने अभी तक समरीन के घर वालों से बात नहीं की, बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सकता है बात कर लो। अच्छी लड़की इंतज़ार में नहीं बैठी रहती, इनके रिश्ते तो फ़ौरन तय हो जाते हैं। अम्मा की बात सुनकर मेरी बड़ी बहन हंसती और कहने लगी, अम्मा मैंने इसके माँ बाप से बात की है, उनका कहना है कि हम सोच कर जवाब देंगे क्योंकि ये ख़ानदानी मामला है और इस तरह हम एकदम से फैसला नहीं कर सकते, इसलिए मैं इनके जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी बड़ी बहन ने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा तो अम्मा भी ज़रा मुतमईन हो गई और ठीक 2 दिन के बाद इनकी तरफ से फ़ोन आ गया और इनका जवाब भी हाँ में था। इनका कहना था कि आप घर आ जाएं, बैठकर बाकी मामला तय कर लेते हैं। अम्मा तो पहले ही इसी इंतज़ार में थी, उन्होंने ज़रूरी तैयारी कर ली और मुझे साथ लेकर समदीन के घर चली आई। उधर से मेरी बड़ी बहन और बहनों भी आ गए थे और यूँ बड़े अच्छे और खुशगवार माहौल में रिश्ते की बात चली और रिश्ता पक्का भी हो गया। चूँकि दोनों ख़ानदान पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, इसलिए ज़्यादा छानबीन का तो मसला ही नहीं बना। अम्मा ने डायरेक्ट मंगनी की तारीख लेकर शादी का बोल दिया। अम्मा का कहना था मंगनी भी मैं सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ क्योंकि एक ही तो बेटा है मेरा और मैं इसके सारे शौक पूरे करना चाहती हूँ, इसलिए अगले हफ्ते मंगनी करने के बाद मुझे शादी की तारीख दे दें। गो के भाभी के घर वाले इस बात के हक में नहीं थे कि इतनी जल्दी शादी कर दी जाए। वो अपनी तैयारियां करना चाहते थे, लेकिन अम्मा ने किसी भी किस्म का जहेज लेने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे घर में हर चीज़ है, सिर्फ मुझे एक बहू और बेटी चाहिए, वो बस आप दे दें। बोलो अम्मा की आला ज़रफ़ी की कायल हो के
लेकिन फिर भी उनका कहना था कि बेटी वाले कभी खाली हाथ रुखसत नहीं करते, इसलिए हम ज़्यादा तो नहीं, जितना हो सका अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को देकर रुखसत करेंगे। अम्मा ने दूसरे सारे मामलात भी तय कर लिए। जो झटपट ही भाई का रिश्ता पक्का हो गया। घर आकर अम्मा ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। अम्मा की खुशी दीदनी थी। ताम अम्बा को याद करके इनकी आंखें नम हो गईं। हर खुशी के मौका पर अब्बा की याद इसी तरह आ जाया करती थी, क्योंकि अम्मा और अब्बा का साथ बहुत अच्छा गुजरा था। वो दोनों कज़न थे और एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। वो तो अब्बा को जिगर के आरज़े ने जीने ना दिया, और ना अम्मा और अब्बा तो एक दूसरे के बगैर एक मिनट भी नहीं रहते थे। लेकिन अब अब्बा को 8 साल गुजर चुके थे और अम्मा इनकी याद के सहारे जी रही थी। मैं और भाई अम्मा के इर्द गिर्द जाग कर बैठ गए और दोनों ने अम्मा के गिर्द अपने बाजू डाल दिए। अम्मा हम दोनों को प्यार करने लगी। ऐसे किसी भी मौका पर हम इसी तरह ही अम्मा को तसल्ली देते थे। रिश्ता पक्का होने के बाद मंगनी की तैयारियों में तो दिन गुजरने का पता ही नहीं चला, और एक हफ्ता कैसे गुजरा कुछ खबर ही ना हुई। अम्मा ने भाभी के बहुत अच्छे अच्छे जोड़े बनवाए थे और मंगनी की रस्म बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। जिसने भी इन दोनों को देखा तो इनकी बहुत तारीफ की। मंगनी के फ़ौरन बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई, और अब तो सही मानों में सर गुजारने की भी फुर्सत नहीं थी। मेरी बड़ी बहन भी घर आ चुकी थी और वो भी अम्मा के साथ हर मुमकिन मदद करवाती। इसका बेटा सारा दिन मेरे साथ खेलता रहता और मैं इसके साथ शरारतों में लगी रहती। अम्मा और बड़ी बहन दोनों बाजार के चक्कर लगा लगा कर तैयारियां मुकम्मल कर रही थी। और फिर भाई की शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक एक चीज़ बहुत शानदार थी। और भाभी रुखसत होकर हमारे घर पर आ गई। घर में कुछ दिन तो बहुत रौनक लगी रही, और अब जबकि सब मेहमान रुखसत हो चुके थे तो घर में सिर्फ घर के अफराद ही रह गए थे। मेरी बहन भी अपने ससुराल वापस जा चुकी थी, और भाभी अब 2 दिन के लिए मैके रहने गई थी। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा भाभी के आने से घर में कितनी रौनक हो गई है, ऐसे लगता है वो हमेशा से यहीं पर रही है। अम्मा कहने लगी, हाँ ये रिश्ता ही ऐसा है, हर फर्द की अपनी रौनक है। मुझे भाभी के जाने से उदासी हो रही थी और बड़ी मुश्किल से ये 2 दिन गुजरे, और भाभी हंसती खेलती वापस चली आई। मैंने इन्हें भी बता दिया कि मैं आपके जाने से बहुत उदास थी, तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, आइंदा तुम भी मेरे साथ चलना। मैं शर्मा गई, क्योंकि मैं तो कहीं पर जाती ही नहीं थी, और अभी वैसे भी मुझे भाभी से थोड़ी झिझक महसूस होती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी और भाभी की बहुत दोस्ती हो गई। भाई तो सारा दिन अपनी नौकरी पर होते थे, और अम्मा अपने वज़ाइफ वगैरह मुकम्मल करती रहती और कुछ घर के कामों में मेरी मदद करवा देती। चूँकि अभी भाभी को अभी काम पर नहीं लगाया था, इसलिए मैं और अम्मा ही किचन का काम देख रहे थे, जबकि घर की सफाई सुथराई के लिए तो मासी आती थी। इन्हीं दिनों में एक अजीब सा वाक़या हुआ। अम्मा आज घर पर नहीं थी। मोहल्ले में अम्मा की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, इनकी तबीयत ख़राब थी, तो अम्मा इनकी खैर खबर लेने के लिए इनके घर गई थी। भाभी अपने कमरे में थी, जबकि मैं किचन में दोपहर का खाना बनाने लगी हुई थी। इतने में फ़ोन की बेल बजी। मैंने नज़रअंदाज किया और अपने काम में लगी रही, क्योंकि ये भाभी के मोबाइल की बेल थी। मेरा ख्याल था कि भाई का फ़ोन होगा या भाभी के मैके से होगा, तो वो खुद ही उठा लेंगी, लेकिन बेल मुसलसल बज रही थी। मैं अब तशवीश का शिकार होने लगी, क्योंकि भाभी तो कमरे में ही थी और मोबाइल भी कमरे में था, तो फिर भाभी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। मैं यही सोचती हुई हांडी के नीचे आग हल्की करती हुई भाभी के कमरे में आ गई और देखा तो फ़ोन ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा बज रहा था, जबकि भाभी कमरे में नहीं थी और बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला था। मैंने भाभी को आवाज़ दी, लेकिन बाथरूम में कोई भी नहीं था। तो अगर भाभी यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ है। मैं हैरान होती हुई कमरे से बाहर निकली और माँ के कमरे, ड्राइंग रूम, सहन सब जगह देख लिया, लेकिन भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैं इस वक्त शदीद घबराहट का शिकार हो गई। नामालूम भाभी कहाँ गई हैं। वो तो कहीं आती जाती भी नहीं है, और अकेले आने जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो अचानक कहाँ चली गई। मैं यही सोचती हुई दोबारा किचन में आने लगी तो देखा भाभी कमरे से निकल कर आ रही है। मैं इतनी हैरान रह गई कि पलके तक झपकना भूल गई। भाभी ने मेरी शक्ल देखी और कहने लगी, क्या हुआ, तुम ऐसे हैरत का बुत बने क्यों खड़ी हो। भाभी को सामने देखकर मैं वाकई बहुत हैरतज़दा हो गई थी। मैंने भाभी से कहा, आप कमरे से आ रही हैं। तो वो कहने लगी, हाँ।
तुम्हारे सामने ही तो कमरे से आ रही हूँ। भाभी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तो मैंने इनसे कहा, अभी तो मैं आपके कमरे में देख कर आई थी, आप नहीं थी। मैंने सारा घर जान छान मारा, आप यहीं पर नहीं मिले। तो फिर आप कहाँ थे? मैंने हैरान होते हुए इनसे सवाल किया। तो भाभी के चेहरे पर एक साया सा गुजर गया। मैंने देखा भाभी का रंग जर्द पड़ गया था। वो कुछ देर खामोश रही और फिर कहने लगी, मैं दरअसल कहीं मसरूफ थी, लेकिन तुमसे इल्तिजा है कि किसी से इस बात का जिक्र मत करना। भाभी ने अजीब से अंदाज में मुझे कहा। तो मैं खौफजदा हो गई। तो हम दिल ही दिल में उलझ जरूर गई थी कि आखिर ये क्या मामला है। मैंने भाभी को हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं थी और अब मेरे सामने कमरे से निकल कर आ रही हैं और मुझे कह रही हैं कि किसी से जिक्र मत करना। भाभी क्या छुपा रही हैं? मुझे दिल ही दिल में इस बात की खदबद लग चुकी थी और मैं मामले की तह तक पहुंचना चाहती थी। मेरा दिल तजस्सुस से भर चुका था। पहले सोचा कि अम्मा से ये बात करती हूँ, लेकिन फिर अम्मा के परेशानी के ख्याल से ये बात नहीं की। फिर ख्याल आया कि भाई को बताती हूँ, तो फिर अपने इस ख्याल को छटक दिया और यही सोचा कि भाई कहीं ये ना समझे कि मैंने भाभी के खिलाफ शिकायत की है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। मैं सिर्फ भाभी को की बात और रवैया से उलझ चुकी थी और तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर वो इस वक्त कहाँ थी। लेकिन मुझे भाभी के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिला। और एक दिन फिर इसी तरह जब अम्मा भाई के साथ किसी के इजाज़त के लिए गई हुई थी, तब भी भाभी गायब थी और घर पे इनका कोई नामो निशान नहीं था। इस वक्त वैसे भी शाम हो चुकी थी और मगरिब के बाद का वक्त था। मैं बुरी तरह घबरा रही थी, मुझे खौफ महसूस हो रहा था और भाभी की तरफ से एक धड़का सा लगा हुआ था। ना जाने वो कहाँ गई हैं और कब तक वापस आएंगी, और अगर तब तक अम्मा या भाई वापस आ गए तो फिर मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी। भाभी तो मुझे कुछ बता कर ही नहीं गई। अब मैं अपने खौफ को कम करने के लिए मैंने टीवी लगा लिया, लेकिन फिर भी मेरी घबराहट हद से बढ़ गई थी। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद वो भी एकदम से फिर अपने कमरे से बरामद हुई और मैं यूँ अचानक इसे अपने सामने देखकर हैरत का बुत बन गई। भाभी मुझसे नज़रें चुराती हुई मेरे करीब आकर बैठ गई। मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और फिर वो खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम बहुत से वसवसों का शिकार हो, तुम्हें मेरी तरफ से बहुत सारे शुकूक शुबहात हैं। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत उलझी हुई हो, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। लेकिन अभी तुम मुझ पर एक एहसान करना कि ये बात किसी से ना कहना, वरना शायद मेरा घर खराब हो जाए। भाभी ने इतनी इल्तिजा ना अंदाज में मुझसे कहा कि मैं खुद को ही हाँ में सर हिला दिया। तब ये तजस्सुस मेरे दिल में बहुत बढ़ रहा था और मैं अब भाभी की हरकत पर लाशौरी तौर पर नज़र रखे हुए थे। यूँ तो भाभी बिल्कुल रूटीन में थी और अपने छोटे मोटे काम सर अंजाम देती थी, लेकिन इस एक बात के अलावा उनमें मुझे कोई अनोखी बात नजर नहीं आई। भाभी कुछ वक्त के लिए कहीं गायब हो जाती और फिर इसी जगह से बरामद भी हो जाती। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी। इन्हीं दिनों में अम्मा ने सोचा कि अब शादी को चूंकि 1 माह हो चुका है तो भाभी का हाथ मीठे में लगवा दिया जाए, और इसी सिलसिले में अम्मी ने जुमा का दिन मुंतखब किया और भाभी के हाथ से खीर पकवाई। भाभी ने भी बहुत खुशी खुशी मीठा बनाया और फिर इसे ज़रा ठंडा होने के लिए रख दिया। अम्मा का कहना था कि असर के बाद मोहल्ले में तकसीम कर देना। अम्मा अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि भाभी अपने कमरे में और मैं भी नहाने के लिए चली गई थी। लेकिन असर के बाद जब मैं खीर तकसीम करने के लिए किचन में आई तो देखा सारा पतीला खाली पड़ा हुआ था। मैं बेहद हैरान हुई, आखिर खीर किसने तकसीम की, जबकि अम्मा ने तो मेरी ड्यूटी लगाई थी। मैं अम्मा के पास चली आई और इन्हें कहा, अम्मा आपने अगर खुद ही तकसीम करनी थी तो मेरी ड्यूटी क्यों लगा दी थी, जबकि अम्मा के जवाब ने मुझे हैरत में से शर्तर कर दिया। अम्मा कहने लगी, मैंने तो कोई खीर तकसीम नहीं की, खीर तो वहीं पतीले में पड़ी है। लेकिन जब मैंने अम्मा को ये बताया कि पतीला तो सारा खाली पड़ा है तो अम्मा खुद भी बहुत हैरान हुई और फिर कहने लगे, बहू से पूछो शायद इसे मालूम हो। मैंने भाभी से भी ये बात कही तो भाभी के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया, लेकिन वो कमज़ोर लहजे में झूठ बोलने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं मालूम, खीर तो इसी में ही पड़ी थी। तब खीर वाला पतीला बिल्कुल खाली था। इस वाक़या ने घर में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। अम्मा को रह रह कर घबराहट होने लगती और वो मुझे सोचने लगती कि ना जाने वो खीर कहाँ गई। खुद मेरे भी दिल में वसवसे थे और लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि खीर के गायब होने में भाभी का हाथ है, जबकि भाभी ने मेरे सामने इनकार कर दिया था।
भाई को इस सारे मामले की भनक नहीं पड़ने दी थी, वरना शायद वो यही समझते कि जानबूझकर इनकी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अम्मा ने घर में बड़ा पढ़ाई की और सारे कोनों में पढ़ा हुआ पानी छिड़का। अम्मा के दिल में तो शायद वहम बैठ गया था, इसलिए वो मुसलसल पढ़ाई कर रही थी, जबकि मैं खामोशी से भाभी के चेहरे का जायजा ले रही थी। इस वाक़े के बाद कुछ दिन तो घर पर अजीब सी खामोशी छाई रही। हर बंदा अपनी जगह एक सोच में गुम था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वाक़यात मामूल पर आने शुरू हो गए। भाभी ने अब किचन में खाना बनाना शुरू कर दिया था और वो काफ़ी अच्छा खाना बना लेती थी। लेकिन एक बात मैंने महसूस की थी, जब भी घर में कुछ मीठा बनता या भाभी बना देती तो वो मीठा बचता ही नहीं था। हालांकि हम में से कोई भी नहीं इसे खाता, लेकिन फिर भी वो बर्तन में ही पड़ा पड़ा गायब हो जाता। इस बात से अम्मा बहुत परेशान थी और इन्हें लगता था कि घर में कोई ऐसी मखलूक है जो इनके घर पर कब्जा कर रही है और इस तरह की हरकतें करके इन्हें परेशान कर रही है। अम्मा बहुत परेशान रहती थी, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई में मशगूल रहती, जबकि मैं इस इंतज़ार में थी कि कब भाभी मेरे सामने अपने इस रास्ते पर दाहट उठाएं और मुझे इस बारे में बताएं। और फिर मुझे एक दिन मौका मिल ही गया। उस दिन भी अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अम्मा ने बीपी की दवा खाई और अंदर कमरे में जाकर सो गई। मैंने अम्मा के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो कुछ देर आराम कर लें, वरना इस तरह इनकी तबीयत और ख़राब हो जाती थी। किचन में आकर मैं अपने काम समेटने लगी। इतने में भाभी भी किचन में चली आई और कहने लगी, आज जुमेरात है और मुझे कुछ मीठा बनाना है। भाभी ने कहा तो मैंने इनसे पूछा, जुमेरात को क्या खास है जो आपने मीठा बनाना है? और आपको पता तो है कि जब भी मीठा बनाए तो मीठा बचता ही नहीं है, वो ना जाने वो कहाँ जाता है। मैंने भाभी से कहा तो भाभी नज़र चुरा कर कमज़ोर लहजे में बोली, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मालूम है वो मीठा कहाँ जाता है तो तुम मेरी बात का यकीन कर लोगी। मैंने एकदम घूम कर भाभी की तरफ देखा और कहा, क्यों नहीं, मैं यकीन करूँगी, ज़रूर करूँगी, लेकिन आपने मुझे अभी तक अपना समझा ही नहीं और आज तक मुझसे अपनी बात शेयर ही नहीं की। मैंने उल्टा भाभी को ही जज्बाती ब्लैकमेल कर दिया तो वो कदरे शर्मिंदा नजर आने लगी और कहने लगी, मैं तुम पर यकीन करती हूँ और तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं जैसा करती हूँ मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मेरी बात का गलत मत समझ लो और इस वजह से मेरा घर ना खराब हो जाए, सिर्फ इसीलिए डरती हूँ और ये बात और कोई बात नहीं। भाभी ने बेबसी से कहा तो मैंने इनके दोनों हाथों को थाम लिया और कहा, भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि मैंने अभी तक आपके गायब होने के बारे में किसी से कोई बात नहीं की। जब तक आप मुझे खुद इस सारे मामले के बारे में नहीं बताएंगी मैं किसी से ये बात नहीं करूँगी, इसलिए आप बेफिक्र होकर खुलकर मुझे बताएं ये क्या मसला है। मैं खुद इस मसले की वजह से बहुत उलझी हुई हूँ। बार बार ध्यान आपकी तरफ चला जाता है और फिर ये जो घर से अब मीठा गायब होना शुरू हो गया है, इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसलिए आपकी बहुत मेहरबानी, आप मेरी ये उलझन दूर कर दें और बता दें ये क्या मामला है। मैंने इल्तिजा भरे लहजे में भाभी से कहा तो भाभी कुछ लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर कहने लगी, ठीक है, अभी मैं मीठा बना लूँ, इसके बाद तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। भाभी की बात सुनकर मैं मुतमईन होगी और अब मुझे यकीन हो चला था कि वो मुझे सारा सच बता देंगी, जिसे जानने के लिए मैं इतनी बेचैन थी। भाभी कहने लगी कि ये इन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। हर लड़की की तरह मुझे भी बनने संवरने का बहुत शौक था। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी तो हर कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ़ भी करता, हर कोई मुझे सराहता और अपनी तारीफ़ सुनकर मैं हवाओं में उड़ने लगती थी। घर में मेरी हर बात मानी जाती थी, मेरी हर जिद पूरी कर की जाती थी। उस दिन हमारा कॉलेज में एक ट्रिप पर जा रहा था और जब मैंने अपनी अब्बू से ट्रिप पर जाने की बात की तो उन्होंने सारा मामला अम्मी पर छोड़ दिया। ये सुनकर अम्मी ने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हें अगर कहीं भी जाना होगा तो तुम हमारे साथ जाना, तुम कॉलेज अपनी सहेलियों के साथ कहीं भी नहीं जाओगी। अम्मी किसी सूरत भी नहीं मान रही थी। मैंने अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की मगर वो अपने फैसले से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं थी और हमारे घर में हर काम अम्मी की रजामंदी से होता है, जहाँ तक कि अब्बू और भाई भी अम्मी की ही बात मानते हैं और जब तक अम्मी ना मानती अब्बू और भाई मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करने के बावजूद भी मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे। इसलिए मैंने रो धो कर और ये कह कर के मेरी तमाम सहेलियाँ जा रही हैं, बस मैं ही हूँ जो नहीं जा रही। अम्मी को जज्बाती ब्लैकमेल करके इनको मना ही लिया और फिर इनकी इजाज़त से मैं अभी ट्रिप के साथ आ गई।
उस दिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अपने इस दोस्तों के साथ घूमते फिरते मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये हमारा कॉलेज में आखिरी साल था और इसके बाद हम लोगों के मिलने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि मेरी अम्मी को सहेलियों के घर में आना जाना पसंद नहीं था। हम बहुत सारी जगहों पर गए। फिर हम लोग सबसे आखिर में एक किले में गए। ये किला तारीखी लिहाज से बहुत मशहूर था। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर सैर व तफरीह करने के लिए आते थे। मैं भी मशहूर सी इस किले को देखती रही और अपने मोबाइल में इसकी तस्वीरें बनाती रही। मैं इसकी खूबसूरती में इस कदर खोई हुई थी कि मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। चलते चलते मैं अपनी सहेलियों से काफ़ी दूर निकल आई। किले का ये हिस्सा अच्छा खासा उठा फूटा सा था, जहाँ पर कोई भी मेरे अलावा मौजूद नहीं था। यहाँ पर एक पुराना सा कमरा था। मैं इस कमरे के को अंदर से देखने के लिए जब अंदर कमरे में आई तो यहाँ पर सामने ही एक आईना पड़ा हुआ था। वो एक छोटा सा आईना था जिसका सुर्ख रंग का फ्रेम था। इसका फ्रेम बहुत ही ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत था। इस आईने की शक्ल बैजवी रंग की थी। मैंने जब इसमें अपना अक्स देखा तो खुद को देखते ही रह गई। मैं इस आईने में मामूल से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने जल्दी से इस आईने को अपने बैग में डाला और फिर वापस अपनी सहेलियों के पास आ गई। रात को जब मैं अपने कमरे में थी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। ये आवाज़ किसी लड़के की थी। मैं हैरान परेशान रह गई। मेरे घर में रात के इस वक्त कौन आ गया था? सब लोग तो अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मैंने डरते डरते पूछा कि कौन है, मगर वो मेरी इस बात का जवाब दिए बगैर मेरा नाम पुकारता रहा। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। फिर मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो यहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं हैरान परेशान हो गई थी और मुझे डर भी लग रहा था। मैं ये सोचने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब मैं गौर से इस आवाज़ के ताक़ुब में जाने लगी तो ये आवाज़ मुझे इस अलमारी से आ रही थी। इस वक्त मुझे डरावनी फिल्मों के देखे हुए मुनाज़िर याद आने लगे। मैंने डरते डरते अलमारी को खोला, वहाँ पर भी कोई नहीं था। फिर एक ख्याल के तहत मैंने वो बैग उठा लिया और जब बैग को खोला तो सामने ही मेरी नज़र आईने पर पड़ी और मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई कि इस आईने में मेरे अक्स के बजाय किसी नौजवान इंसान का चेहरा नज़र आ रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मैं उसको देख के मबहूत रह गई और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और मुझसे कहने लगा कि क्या तुम हमारी दुनिया में आना चाहती हो? मैंने गैर इरादी तौर पर इस बात में सर हिला दिया। इस सब मेरा ज़हन बिल्कुल माऊफ हो रहा था। मेरे सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। ये सुनकर मैं वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि क्या मुझे इस बात की इजाज़त देती हो कि मैं जब चाहे तुम्हें अपनी दुनिया में बुला लूँ? मेरा सर फिर से गैर इरादी तौर पर हाँ में ही गया। तब मुझे एक जोर का झटका लगा। जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो इर्द गिर्द का मंजर देखकर मैं हैरान परेशान रह गई। ये एक बहुत खूबसूरत सी जगह थी। एक लंबी सड़क जिसके दोनों अतराफ में गुलाब के पौधे लगे हुए थे, हरे भरे दरख्त थे और इस सड़क के एक तरफ छोटा सा तालाब बना हुआ था जिसमें बहुत खूबसूरत मछलियाँ तैर रही थी। ये मंजर इस कदर खूबसूरत है कि मैं इसको देखकर हैरत ज़दा और गुमसुम सी रह गई थी। मैं अभी ये मंजर देख ही रही थी जब मुझे अपने कंधे पर किसी के नमस का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का था जिसका अक्स मुझे इस आईने में नजर आया था। मैंने उसको सामने से देखा तो देखती रह गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे इसको बनाने वाले ने फुर्सत के लम्हों में बनाया हो। मैं जो हमेशा खुद को हसीन तरीन और सबसे खूबसूरत लड़की समझती थी, अब मैं इसके हुस्न के आगे खुद को कम तर महसूस करने लगी थी। वो भी जैसे ये मेरे जज्बात समझ गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें जब से देखा है मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि कोई इंसान इस कदर खूबसूरत कैसे हो सकता है। इसके यूं तारीफ करने पर मेरे होंठों पर मुस्कान फैल गई। फिर वो मुझे लेकर एक बाग में आ गया। यहाँ पर बहुत खूबसूरत से रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे थे जिनकी खुशबू भी बहुत मशहूर कुन थी। वो मुझे दूर से मशहूर महसूस हो रही थी। मैं ये समझने से कासिर थी कि ये सब क्या है, ये शख्स कौन है और ये जगह कौन सी है। अब रफ्ता रफ्ता मेरे हवास बेदार होने लगे और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं यकदम पलके झपकते ही यहाँ पर कैसे आ गई। फिर यही सवाल मैंने इससे कर दिया। वो कहने लगा कि तुम मुझे अच्छी लगी हो, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम इस बात पर एतराज़ है?
मैं तो तुम्हारी इजाज़त से तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। और मेरा ज़हन इस बात में उलझा हुआ था कि मैं यहाँ पर एकदम कैसे आ गई, और मैं हर सूरत ये जवाब जानने के लिए बेचैन थी। इससे पहले कि वो अपने बारे में बताता, यकदम वो मुझे कहने लगा कि तुम अभी वापस जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बुला रहे हैं। मैं हैरान परेशान इसकी बातों में उलझी हुई थी जब मुझे दोबारा से एक ज़ोरदार झटका लगा और अब मैं अपने कमरे में थी। सामने अम्मी खड़ी थी और वो मुझे आवाज़ें दे रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा तो वो मुझे देखकर हैरान रह गए। कहने लगी कि मैंने तुम्हारा पूरा कमरा देख लिया, तुम कहाँ थी? मैंने बहाना बनाया, कहने लगी कि मैं बाहर थी, कि मैं किचन में पानी पीने के लिए गई थी। तब अम्मी कहने लगी ख़ानदान में एक फौतगी हो गया और हमें वहाँ पर अभी जाना है, तुम्हें घर में अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम हमारे साथ जा रही हो। मैंने जल्दी से इस आईने को बैग में डाला और अलमारी में रख दिया और फिर अम्मी अब्बू के साथ इस फौतगी वाले घर में आ गई। दूसरी शाम हम लोग वापस आ गए थे और यह सारा वक्त मैं इसी आईने के बारे में ही सोचती रही थी। रात को सोते हुए अचानक से मेरी आँख खुल गई, मुझे दोबारा से इसी की आवाज़ सुनाई दी, फिर मुझे यकदम से ऊँघ आ गई। यकदम ही मेरी आँख खुल गई, मैं फिर से उसी खूबसूरत से बाग में थी और वो मेरे सामने था, मेरे रूबरू। मैंने आंखें मसल कर देखा, कहीं मैं ख्वाब का नहीं देख रही, मगर ये ख्वाब नहीं हकीकत थी, और हकीकत इस कदर हैरतनाक कैसे हो सकती है? मैं इस बारे में जितना सोच रही थी उतना ही उलझती जा रही थी, और वो मुझे देख देख कर यूं मुस्कुरा रहा था जैसे इससे ज़्यादा अहम काम इसके लिए कोई और ना हो। जहाँ तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मुझे अपने बारे में सच बताओ कि तुम कौन हो। और मैं पलक झपकते ही इस दुनिया में एक ऐसे कैसे पहुँच जाती हूँ? आखिर इस आईने का राज क्या है? जब उसने मुझे अपने बारे में बताया कि वो जिन है और मैं इस वक्त जिन्नात की दुनिया में हूँ, तो ये सुनकर मैं डर गई, क्योंकि मैंने जिन्नात और जिन्नात की दुनिया के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। उनके बारे में अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती थी, और जब इसको हकीकत अपने सामने देख रही थी तो मुझे अपनी निगाहों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, मगर ये ख्वाब नहीं, ये सच था। और अब मुझे इस बात से डर लग रहा था कि कहीं ये जिन्नात मुझे नुकसान न पहुँचा दें। तब वो कहने लगा कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि हमारी दुनिया में कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बस तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें इस दुनिया में ले कर आया हूँ, और फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं रखूँगा। इसकी बात सुनकर मुझे कुछ हद तक इत्मीनान हुआ, और अब रोज़ाना मैं इस दुनिया में पहुँच जाया करती थी और रोज़ाना इसके साथ ढेरों बातें करती, और अब मेरी हर ख्वाहिश बिन कहे पूरी होने लगी थी। मेरा जिस चीज़ को खाने का दिल करता वो मेरे कमरे में मौजूद होती। कई बार मेरी ज्वेलरी, कपड़े और मेरे कमरे में खाने पीने की अशिया देखकर मैं हैरान रह जाती और कहती, ये तुम कहाँ से लेकर आई हो? अब तो अम्मी को मुझ पर शक होने लगा था, वो अजीब सी नज़रों से देखने लगी थी। तभी मैंने इस दिन ज़ादे को कहा कि मैं अम्मी की नज़रों में मशकूक मार रही हूँ, इसलिए मेरे कमरे में आज के बाद ऐसी कोई चीज़ लेकर मत आना। ये बात इसे समझ में आ गई थी, और जब तक मैं किसी चीज़ के बारे में फरमाइश ना करती वो चीज़ मेरे पास नहीं आती थी। घर में एक और अजीब बात होने लगी थी, घर में जो भी मीठा पकता वो खुद ब खुद गायब हो जाता था, क्योंकि जिन्नात को मीठा बहुत पसंद था। उस दिन मेरा भी बीए का रिजल्ट आया था। मैंने बहुत शानदार नंबरों से क्लियर किया था। रिश्तेदार और दोस्त मुबारकबाद देने के लिए घर में आ रहे थे। तभी अम्मी ने मेरे मेहमानों के लिए मिठाई मंगवा कर फ्रिज में रख दी। उस दिन शाम के वक्त मेरी खाला मुझे मुबारकबाद देने के लिए आई, तो अम्मी उनके लिए मिठाई लेने के लिए किचन में गई। फ्रिज खोलकर वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वहाँ से मिठाई गायब हो चुकी थी। घर में मेरे और अम्मी के अलावा कोई भी नहीं था, और मैं मिठाई खाती ही नहीं थी। अम्मी ने मुझे किचन में बुलाया और कहने लगे कि मिठाई का डिब्बा यहाँ है पे था, मगर इसमें से मिठाई गायब हो चुकी है। आखिर को ये मिठाई कहाँ गई? मुझे अंदाज़ा तो हो गया था कि ये इन्हीं जिन्नात का काम है, मगर मैंने अम्मी के सामने लाइनी का इजहार किया और कहा कि मैं नहीं जानती। अम्मी कहने लगी कि घर में अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं, समझ नहीं आती कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जिन्नात की फरमाइश होती थी कि आज जुमेरात को मैं कोई मीठी चीज़ इनके लिए बनाऊँ, फिर मैं इसकी फरमाइश पर मीठा बनाती तो वो खुद ब खुद गायब हो जाता। ये बात अम्मी को हैरान कर रही थी, और वो ये समझ कर डरने लगी थी कि शायद मुझ पर कोई जिन आशिक हो गया है। घर में गैर मामूली वाक़यात इसी आशिक जिन की वजह से हो रहे हैं। अम्मी का ख्याल कुछ गलत भी नहीं था, इसलिए वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहती थी। खानदान में जो भी लड़के थे या तो मुझसे उम्र में बड़े थे या मुझसे बहुत छोटे थे।
जब भी अम्मी ने ख़ानदान में शादी करने की बजाय ख़ानदान से बाहर शादी करने को तरजीह दी। जब आप लोग मेरे लिए प्रपोज़ल लेके आए तो अम्मी ने आप लोगों के बारे में पता करवाया और मुतमईन हो गई, फिर आपको हाँ कर दी। और मुझे ये बात बाद में पता चली थी कि अम्मी अब्बू मेरी शादी कर रहे हैं। ये सुनकर मैं बौखला गई थी क्योंकि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। अम्मी को ये बात मैं समझा नहीं सकती थी। मैं अम्मी से ये बात कहने की कोशिश करती तो वो मुझे डांट कर खामोश करवा देती और कहती कि लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही अच्छा है। अम्मी डर गई थी कि कहीं जिन्नात मज़ीद कोई नुकसान ना पहुंचा दें। दूसरी तरफ जूं मेरी शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं जिन्नात की दुनिया में मामूल से ज़्यादा जाने लगी थी। वो जिन अफसरदा था और मेरी शादी हो जाने के ख्याल से वो दुखी था। एक दिन वो कहने लगा कि काश कि मैं इंसान होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता। इसकी अफसरदगी को मैंने दिल से महसूस किया था। और फिर देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। शादी के दूसरे दिन अपने घर से मैं वो आईना लेकर जहाँ पर आ गई थी, अब वो जिन्नात मुझे अपनी दुनिया में लेकर जाते हैं और मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं। ये सब सुनकर मैं आ रह गई थी। मुझे बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं आया था, मगर भाभी को भी मैं चुटला नहीं सकती थी क्योंकि जितना वक्त हम लोगों ने इनके साथ गुजारा था, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलती। और ये बात तो बिल्कुल सामने की थी। इनका अचानक से गायब हो जाना और घर से मीठे का गायब हो जाना भी, मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि ये कोई जिन्नाती मामला है। और इसका मतलब ये था कि वो जिन्नात जब चाहते भाभी को अपनी दुनिया में बुला सकते थे। भाभी ने मुझसे वादा किया कि तुम किसी को भी ये बात नहीं बताओगी। मैंने इनसे वादा कर लिया, मगर अब मैं दिन ही दिन में परेशान हो चुकी थी कि भाभी की इनसे जान कैसे छुड़वाई जाए, क्योंकि ये मामला इतना सीधा नहीं था जितना भाभी समझ रही थी। पर मैं इनके दिल में कोई वसवसा भी नहीं डालना चाहती थी। इन्हीं दिनों भाभी की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो जब अम्मी ने डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर हम सब ही बहुत ज़्यादा खुश हुए, मगर हमारी ये खुशी आर्जी साबित हुई क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही भाभी का मिसकैरेज हो गया था और हम सब को ही इस बात से बहुत अफसोस हुआ था। मगर हमने भाभी की दिलजोई की और इन्हें हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अल्लाह फिर से अपना करम करेगा। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि भाभी बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगी थी। इनके चेहरे पर परेशानी छाई रहती। मैंने जब भाभी से इनकी परेशानी का सबब पूछा तो कहने लगी कि उस दिन जब मैं जिन्नात की दुनिया में गई थी तो इस यकदम मुझे किसी ने ज़ोर से धक्का दिया था और मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मुझसे बिछड़ गया। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ये सुनकर मैं भी हक्का बक्का रह गई। अब मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं भाभी को इस मुसीबत से छुटकारा दिला कर रहूँगी। अक्सर भाई पूरे घर में भाभी को ढूंढ रहे थे। वो तैमूर से और अम्मी से पूछ रहे होते कि भाभी कहाँ है। और थोड़ी देर के बाद भाभी कमरे से बाहर आ जाती। बाहर आकर कहती कि मैं वॉशरूम में थी। इनकी बात सुनकर भाई झुंझला कर कहते कि मैंने वॉशरूम में भी देखा, हर जगह पर देखा, पर तुम कहीं पर भी नहीं थी। भाभी मुस्कुरा कर कहती कि मैं चुप कर आपको देख रही थी, आपको तंग कर रही थी। इनकी बात सुनकर भाई कभी हंसते और कभी गुस्से से चुप हो जाते। अम्मी भी अब बहुत उलझी रहने लगी थी। एक दिन वो मुझे कहने लगी कि तुम्हारी भाभी बैठे बिठाए ना जाने कैसे गायब हो जाती है, कहाँ चली जाती है, कुछ समझ नहीं आता। आखिर ये लड़की इंसान है या कोई जिन? पूरे घर में देख लो ये कहीं भी नहीं होती और फिर अपने कमरे से बरामद हो जाती है। क्या ये अपने शोर के साथ हम सब लोगों के साथ ही छुपन छुपाई का खेल खेलने लगी है? अब जब बात हद से बढ़ गई थी तब मैंने सोचा कि अम्मी को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी कि वो इस मसले का कोई हल निकाले। तब मैंने अम्मी को एतमाद में लिया और इनसे कहा कि अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप अब की बार अम्मी ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा और कहने लगी कि जल्दी से बोलो क्या बात है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, घर में बहुत अजीबोगरीब से हालात चल रहे हैं। कल मैं किचन में खीर बनाकर जब बाहर आई तो मुझे किचन में खटपट की आवाज़ें सुनाई दी। जब मैं किचन में गई तो वहाँ पर कोई शख्स खड़ा था, पर जब मैंने पलट दोबारा गौर से देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और खीर का देगचा भी किचन से गायब हो चुका था। अब तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये सब क्या है। तभी देखते ही देखते चूल्हे पर से वो देगचा नमूदार हो गया, मगर इसमें से खीर सिरे से गायब थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं पीर साहब के पास जाऊँ और उनसे इस मसले का हल पूछूं। तब मैंने अम्मी को सारी बात बता दी। अम्मी मुंह पर हाथ रख के मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? घर में इतने मसले हो गया और तुम मुझे पहले ये बात बता देती तो ये सब कुछ ना होता।
अब मैं कंधे पीर साहब के पास जाकर इनसे इस मसले का हल पूछती हूँ। मैंने बार बार अम्मी को ताकीद की कि आपने भाई या भाभी के सामने इस बात का कोई जिक्र नहीं करना और खामोशी से पीर साहब के पास जाकर इनसे मसले का हल पूछना है। अगले ही दिन अम्मी पीर साहब के पास रवाना हो गई थी और मैं पूरी उम्मीद थी कि हमारे मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। अगले दिन अम्मी वापस आई तो वो अकेली नहीं थी बल्कि इनके साथ पीर साहब भी थे। पीर साहब जब भाभी के कमरे में गए तो भाभी इन्हें देखकर घबरा गई। इन्हें चक्कर आने लगे थे और वो बेड पर बेहोश हो गई। पीर साहब ने कहा कि लड़की को होश में लाओ, इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अम्मी ने इनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। काफ़ी देर के बाद इन्हें होश आया। वो बहुत ज़्यादा निडर और कमज़ोर महसूस होने लगी थी। तब पीर साहब ने भाभी से पूछा कि जो कुछ भी इन जिन्नात के बारे में जानती हो मुझे बताओ। भाभी हैरत से मुंह खोले इन्हें देखने लगी। आखिर इन्हें ये बात कैसे पता चली? पीर साहब कहने लगे कि जो मैंने पूछा है मुझे इसका जवाब दो। इन जिन्नात के बारे में जो कुछ भी जानती हो सब कुछ मुझे बताओ। तब भाभी ने इन्हें सब कुछ बताया। पीर साहब ने कहा कि वो आईना मुझे लाद के तो मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। जैसे ही भाभी ने आईना इनके हाथ में दिया तो अगले ही पल में हमने एक हैरान कुन मंजर देखा। भाभी अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। पीर साहब कहने लगे कि जिस बात का डर था वही हुआ। जिन्नात इसे पूरी दुनिया में ले गए हैं, पूरी अपनी दुनिया में ले गए। अब इसे वहाँ से वापस लाना मुश्किल है। ये सुनकर हम बहुत परेशान हो गए और अब भाई भी घर वापस आ गए थे। इन्हें अम्मी ने फ़ोन करके घर पे बुलाया था। इन्हें भी जब ये बात पता चली तो वो भी परेशान रह गए और पीर साहब कहने लगे कि फ़िक्र मत करो, मुझे जिन्नात की दुनिया में जाने का रास्ता आता है। मैं इस आईने के ज़रिए से इस दुनिया में पहुँच जाऊँगा और आपकी बहू को सही सलामत वापस लेकर आऊँगा। मुझे एक रात और एक दिन का वक्त दरकार है। हमारे पास तो कोई और रास्ता नहीं था। हमने पीर साहब को कहा कि कैसे भी करके इन्हें सही सलामत अपनी दुनिया में वापस ले आए। हम आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। पीर साहब पूरी रात सहन में बैठकर पढ़ाई करते रहे। हम में से कोई भी नहीं सोया था। सब अपनी अपनी जगह पर सोचों में गुम थे कि अगर भाभी वापस इस दुनिया में ना आई तो क्या होगा। ऐसा ना हो कि जिन्नात इन्हें जान से मार दे। मगर फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि सुबह भाभी अपने कमरे में मौजूद थी मगर वो बेहोश थी। फिर वीर साहब कहने लगे कि इसे अस्पताल में लेकर जाओ, खुदा ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग भाभी को अस्पताल लेकर चले गए। इनके घर वालों तक भी ये बात पहुंच गई थी। तब अम्मी ने इन्हें इनके माँ बाप को सारी बात बताई तो ये सुनकर वो भी हैरत ज़दा रह गए क्योंकि ये हकीकत इनसे भी लाइल्म थी। भाभी की अम्मी कहने लगी कि मैं भी यही सोच रही थी कि घर में अचानक से अजीबोगरीब वाक़यात क्यों होने लगे हैं। घर में जो भी मीठा बनाती वो खुद ब खुद गायब हो जाता। यहाँ तक कि कई बार तो चीनी के डिब्बे भी किचन से खुद ब खुद गायब हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी, कुछ दिन तो सुकून रहता और फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता। 2 दिन के बाद भाभी को होश आया और अब वो बिल्कुल ठीक थी। इनके होश में आने के बाद पीर साहब ने इन्हें दम किया और इन्हें गले में पहनने के लिए एक तावीज़ दिया और कहने लगे कि आज के बाद किसी भी वीरान जगह से कोई चीज़ उठाकर घर में नहीं लाना और कोई भी अजीबोगरीब बात देखो तो इसे अपने घर के लोगों से ज़रूर शेयर करते हैं। भाभी ये सुनकर शर्मिंदा हो गई। उन्होंने पीर साहब से वादा किया कि वो अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और वो नमाज की पाबंदी भी करेंगी। इसके बाद भाभी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। इन्हें वो जिन्नात दोबारा कभी नजर नहीं आए थे। पीर साहब ने इस आईने को जला दिया था और फिर जले हुए आईने को अपने साथ ही लेकर गए थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी को इस आईने से एक नुकसान पहुंचे। और अब भाभी के 2 बच्चे हैं और हम हंसी खुशी रह रही हैं और मेरी शादी भाभी के भाई से हो चुकी है और इनकी अम्मी इतने भी सख्त नहीं जितना हो मुझे बताती थी और मैं इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। हाँ तो डेली व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दो और चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुंच सके। डेली व्यूअर्स, आप वीडियो तो कहानी तो सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते और चैनल को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, अपनी दुआ में याद रखना, अपना बहुत सा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।